अपने कल को बेहतर बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी होगी और इसी विचार के साथ उड़ीसा के अनंतपुर से कोटा तक का सफर तय किया हमारे आज के गेस्ट ने, जिनका नाम है राजदीप मिश्रा। राजदीप मिश्रा वो नाम है जिन्होंने जेईई एडवांस में टॉप किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे मार्क्स के साथ अपनी आईआईटीएन के सफर की शुरुआत वो करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और सक्सेस जर्नी को लेकर, ताकि आप इस सक्सेस जर्नी से बहुत कुछ सीखें। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूं राजदीप का। हेलो राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा राजदीप, रिजल्ट आने के बाद जब देखा टॉप 10 में आपका नाम है, वो खुशी कैसी थी और क्या खुद की मेहनत पे भरोसा था जो आज रिजल्ट में आया है, पहले से उम्मीद थी? सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी चीज़ में आप इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और उससे अगर कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली उससे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे सारे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने भी मुझे कॉल किया, मैसेज किया और वो मेरी वजह से बहुत प्राउड फील कर रहे थे, तो उस चीज़ का भी सेटिस्फैक्शन बहुत ही अलग लेवल पे। मतलब हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही है फ़ोन कॉल्स पे और घर में एक अलग ही माहौल है। अच्छा राजदीप, क्योंकि ना कोटा को मिनी इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता है, ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोटा आने के बाद आपकी क्लास में कौन कहाँ से था, क्योंकि जैसे हम लोग कहते भी हैं कि हर रंग कोटा में देखने को मिलता है, हर स्टेट हर शहर का बच्चा यहाँ मिल जाता है। आपकी क्लास में अगर मैं पूछूँ मोस्टली कहाँ से कौन कौन था? मेरी क्लास में देखा जाए तो लोग बिहार से थे, यूपी से थे, मध्य प्रदेश से थे, साउथ से भी एक बच्चा था एंड ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ से भी स्टूडेंट्स थे। तो वाकई मिनी इंडिया, शिक्षा की काशी, ये सारे नामों को बुलाए जाने का हकदार कोटा है। अच्छा, कोटा के बारे में जो बाहर से सुना था और जो यहाँ आकर देखा एलन के साथ रहकर, क्या वाकई वो पाया कि यार कोटा वाकई स्टूडेंट्स के सपने पूरे करता है, वो शहर है जहाँ अगर आप सपने लेकर आते हो, उसके लिए मेहनत करते हो तो वो निश्चित तौर पर पूरा होता है? सो ऑब्वियसली देखा जाए तो मीडिया हाउसेस एंड यूट्यूब वीडियोस, उन सब में कोटा का व्यू थोड़ा अलग है और यहाँ आके ही पता चलता है कि यहाँ की क्या खासियत है। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो इस शहर का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम अलग है इंडिया के किसी भी और शहर से। यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स बने, यहाँ पे जो मुझे टीचर्स मिले, वैसे टीचर्स से मैंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया था और उतने टैलेंटेड इंडिविजुअल से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में उससे पहले इंटरेक्ट नहीं किया था। और उन सब से डिस्कस करके, उन सब से गलतियाँ सीख के, गलतियाँ शेयर करके जो मुझे पर्सनल बेनिफिट मिला है वो आई डोंट थिंक कि अगर मैं और कहीं जाता तो मिल पाता। तो आपने जो ये फैकल्टीज़ की बात की, ये वाकई हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनते हैं, कहते हैं कि क्लास में जब स्कूल में थे तो उतना मज़ा नहीं आता था पढ़ने में जितना कि कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद लगा कि एलन के फैकल्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। इवन मैं कहूँगी कि आपको एक दिन क्लासरूम में आने के बाद दूसरे दिन आने का मन करे, पढ़ाई वो होती है। तो ऐसा आपने महसूस किया? जी बिल्कुल। सो एक्चुअली क्या होता है स्कूल में कि एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है और आपको उसको स्टिक करके रहना होता है, बट एट हियर ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक में मज़ा आ रहा है, किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे और पढ़ना है इस टॉपिक को, या इस टॉपिक में जो और डीप डाइव करना है। अगर वो रेलेवेंट होगा तो ऑब्वियसली वो एडवाइस करेंगे कि आपको ये बुक करनी चाहिए, या आपको ये मटेरियल देखना चाहिए, या आपको ये पेपर्स पढ़ने चाहिए। एंड ऑब्वियसली उस चीज़ का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो तभी मिल पाता है अगर आप किसी कोचिंग के थ्रू करते हैं, क्योंकि स्कूल जो शिक्षा देता है उसमें आप एक करिकुलम से बाउंडेड हो जाते हैं। सो वो मज़ा आई थिंक कि स्कूल में नहीं मिल पाता। अच्छा, क्या आप कोटा में अकेले रहे हो? फैमिली के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, कौन कौन है परिवार में? पापा आपके क्या करते हैं और कोटा में किसके साथ आप रहे? सो मेरे पापा एयरफोर्स में हैं, तो उनकी जॉब के लिए वो अभी जामनगर गुजरात में है। पर मेरी मम्मी और मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन 8th क्लास में और उसको भी थोड़ा प्रिपेयर करना है ओलंपियाड्स, जूनियर साइंस वगैरह के लिए, सो हम सब कोटा शिफ्ट हो गए लास्ट 2 years के लिए एंड तब से हम कोटा में हैं। अच्छा, फैमिली के साथ रहना कितना बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अपना घर, अपना शहर छोड़कर हम जब दूसरे शहर में जाते हैं अपनी आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे ज़्यादा हम घर को मिस करते हैं, हम माँ को मिस करते हैं, माँ के हाथ के खाने को मिस करते हैं, और एक कंफर्ट जोन भी होता है जब अपने ही परिवार के साथ रहो। जैसे आपने कहा छोटी बहन भी आपके साथ रहती थी, तो कितना आपको फ़ायदा मिला? सो ऑब्वियसली जब आपके घर पे एक मोरल सपोर्ट होता है तो आपको ये टेंशन नहीं होता कि आज मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि घर पे कोई है ये बताने वाला कि कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो। तो वो जो सपोर्ट है वो तभी मिल पाता है जब आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई आपका जान पहचान वाला ही आपके साथ हो। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि फैमिली का होना और फैमिली सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जब भी मुझे मतलब कुछ स्ट्रेस्ड फील होता था या जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करता था तो मैं सबसे पहले अपने फैमिली के पास जाता था और सबसे पहले अपनी मम्मी पापा और मेरी बहन से डिस्कस करता था जो भी मुझे प्रॉब्लम है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लियर हो ही जाता था, या कम से कम मैं फील करता था कि ओके थिंग्स विल बी बेटर इन द फ्यूचर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सही चीज़ भी है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन भी आपके साथ रह रहे हो तो ऐसे में, जैसे आपने बीच में मेंशन भी किया कि कोई हमें पूछने वाला भी रहता है कि तुम कैसे हो या तुम कैसा फील कर रहे हो या तुम क्या क्लास में परफॉर्मेंस चल रही है, और प्लस अगर बहन साथ में है, कोई भी सिबलिंग आपका साथ में है तो थोड़ी मस्ती मजाक भी हो जाती है। कैसा बॉन्ड आप अपनी बहन के साथ शेयर करते हो? कभी झगड़े होते हैं? घर में झगड़े भी होते हैं, पर घर में हम साथ में मूवी भी देखते हैं, साथ में घूमते भी हैं, साथ में खेलते भी हैं। सो आई थिंक वो हर हाउस होल्ड का यही कहानी है कि हर जगह ये होता है। पर मैंने अपनी बहन के साथ बहुत सारे अच्छे मेमोरीज बिल्ड किए और उसके लिए मैं अभी भी उन सबको हर दिन रिमाइंड्स करता हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि वो कभी भी चीज़ों को बहुत डीप डाइव नहीं लेती, वो बहुत लाइट हार्टेड रखती है चीज़ों को। और जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड होता हूँ तो वो पता चल जाता है उसको कि मैं आज स्ट्रेस्ड हूँ, तो उस दिन वो ट्राई करती है कि मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करता हूँ तो हम खेलते हैं, साथ में घूमते हैं, कुछ मूवी वगैरह देखते हैं। तो वो जो चीज़ है वो किसी दोस्त के साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा राजदीप, आप अपने पापा के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? और एयरफोर्स में वो हैं और कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि देश की रक्षा वो कर रहे हैं, क्या प्राउड महसूस होता है आपको कि पापा एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में है? और क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया, जैसे मोस्टली होता है कि बच्चे जब अपने पिता को देखते हैं और पिता बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर होते हैं, तो हमें लगता है हमें भी उसी लाइन में जाना चाहिए, फिर मुझे भी वही करना चाहिए जो आज पापा जहाँ पर है। तो आपके मन में कभी क्या ख्याल आया, या फिर शुरू से ही ऐसे था कि मैं जेईई की प्रिपरेशन करूँगा और मुझे आईआईटी में जाना है, क्या था ये? क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो डिसिप्लिन है आर्म्ड फोर्सेस का वो सीखने को मिला। पर साथ ही साथ मैंने ये उसको अपने आप पर हावी नहीं होने दिया और अपने जो खुद के असली इंटरेस्ट्स हैं उनको हमेशा फॉलो किया। और मेरे पापा के साथ मेरा बहुत अच्छा ही बॉन्ड था। जब भी मैं डाउन फील करता था मैं उनके पास ही जाता था और उन्होंने हर स्टेज पे मुझे मोटिवेट किया कि मैं और अच्छा करूँ। कि जब मैं एक बुक नहीं कर पाता था वो कहते थे ठीक है आज नहीं बन रहा, पर अगर तू ट्राई करता रहेगा तुझे सक्सेस मिलनी है। सो वो जो सपोर्ट सिस्टम है और वो जो मैं बॉन्ड शेयर करता हूँ उनके साथ, वो मैं और किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। अच्छा, आपने अभी मुझे बातों में बताया कि खुद के इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक स्टूडेंट के लिए पूछूं तो कब उसे समझ जाना चाहिए कि मेरा डायरेक्शन किस साइड जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट किस साइड जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम कुछ स्टूडेंट से सुनते हैं कि सही टाइम पे मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, या फिर मैं खुद को भी नहीं पहचान पाया कि यार मुझे तो बायो भी पसंद थी, मुझे मैथ भी पसंद थी। तो ऐसे में आपने कब आइडेंटिफाई किया? और एक स्टूडेंट जो फिलहाल आपको कोई भी सुन रहा है वो कैसे समझे कि अगर मैं इसमें अच्छा हूँ तो मुझे ये करना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए? आई बिलीव कि जो क्लास 8, 9, 10 वाला टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। सो उस टाइम में मुझे ये व्यू पसंद है कि आपको स्कूल स्टडीज से थोड़ा बाहर उठकर देखना चाहिए कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वो किस लेवल तक पसंद करते हो। क्या उसमें हाईएस्ट लेवल पे आप सक्सीड कर पाओगे? क्या उस हाईएस्ट लेवल को आप मेंटेन करके चल पाओगे? या क्या आपका असली इंटरेस्ट वो आप तभी कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो इसीलिए मैंने भी ओलंपियाड्स वगैरह दिए जिससे मुझे पता चला कि मेरा जो असली इंटरेस्ट है वो पीसीएम में है। एंड आई बिलीव कि अगर चीज़ें थोड़ा बड़े व्यू से देखेंगे इंस्टेड ऑफ स्कूल करिकुलम से, तो आई थिंक हर स्टूडेंट के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि उनका असली इंटरेस्ट क्या है। वो चीज़ है जिसमें करने में उनको मज़ा आता है और जिसमें वो रोज़ ट्राई करते हैं कि वो उस चीज़ में और बेटर बन जाए। अच्छा, ओलंपियाड हो गए या फिर ओलंपियाड जैसे और भी अदर एग्ज़ाम हो गए, जैसे एलन भी करवाता है, टैलेंट एक्स भी करवाता है, इस तरह के जो एग्ज़ाम है, जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है या जो इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, वो स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? इस तरह के एग्ज़ाम आपको क्या एक ये बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो या फिर आप किन के बीच में कम्पीट कर सकते हो? मतलब इस तरह के एग्ज़ाम एक स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? सो ऑब्वियसली जब आप एक स्कूल में होते हो या एक एजुकेशन फैसिलिटी में होते हो तो वहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ कंपेयर करते हो, उन्हीं 40 लोगों के साथ रहते हो। पर जब आप एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम देते हो तो आपको पता चलता है कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्या रैंक है, आप किस परसेंटाइल पे हो और आपको और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। सो वो जो चीज़ है आई थिंक कि वो लैक करती है स्कूल के एग्ज़ाम सिस्टम में। सो आई बिलीव कि कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स देना, ओलंपियाड्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट डजेंट मैटर कि आप उसमें बेस्ट हो कि नहीं हो, पर आपको ये देना चाहिए ताकि आपको अपनी गलतियां तो पता चले और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ।
अच्छा, ओलंपियाड्स की हम बात कर रहे हैं और आपने आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे ओलंपियाड्स दिए हैं, तो मैं एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फटाफट अंदाज में बताइए कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम कौन कौन सी क्लास में दिए और कौन से साल में दिए। सबसे पहले क्लास 9th में मैं गया था इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2021। वो हुआ था UAE में, दुबई में, पर उस साल कोरोना था तो वो इंडिया में ही रखना पड़ा, मतलब ऑनलाइन फॉर्म में हमने दिया। उसके बाद इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 वो ऑन साइट था इन बोगोटा, कोलंबिया। एंड उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2023 दैट वाज इन चॉर्जाव, पोलैंड। एंड उसके बाद भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए जो ऑनलाइन फॉर्म में थे, जैसे फिज़िक्स ब्रॉल हमने टीम बना के दिया था, और इंटरनेशनल ज़ोटिकोव ओलंपियाड एक होता है, उसमें भी मुझे फिज़िक्स में सिल्वर मेडल मिला था। अच्छा राजदीप, अपनी कंट्री को प्राउड करना कैसा होता है, क्योंकि आपने इतनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो फीलिंग कैसी होती है? और जब वाकई आप उसमें कुछ अचीव कर लेते हो, जब मेडल लेकर आते हो, वापस से अपनी कंट्री में आना, उस समय कैसा वेलकम था, वो खुशी कैसी थी? जब आपका उस पूरे बड़े ऑडिटोरियम में आपका नेम अनाउंस होता है और उसके बाद इंडिया कहा जाता है, तो उस टाइम पे जो खुशी मिलती है वो मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत ही हार्ड है। जब आप स्टेज पे चढ़ जाते हो और आपके लिए अलग अलग कंट्री से लोग क्लैप कर रहे होते हैं और आपके जो साथ जो लोग गए होते हैं वो भी आपके लिए क्लैप कर रहे होते हैं, और जब आप घर आते हो तो आपका इतना अच्छा वेलकम होता है, तो वो चीज़ आई थिंक सिर्फ ओलंपियाड जिन्होंने दिया है उन्हीं को एक्सपीरियंस मिली है इसका। अच्छा राजदीप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी लाइफ में अगर कोई जीत ना मिले तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम अपनी सफलताओं से नहीं सीखते उससे कहीं ज़्यादा हम अपने फेलियर, अपनी असफलता से सीखते हैं। ऐसे में आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया? अगर ज़रूरी नहीं हम लाइफ में हमेशा जीत रहे हैं, जो हम कर रहे हैं हमेशा उसमें अच्छा कर पा रहे हैं, कभी अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय कैसे खुद को मोटिवेट रखें? मुझे भी बहुत बार ऐसा लाइफ में हुआ है कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और वो मुझसे नहीं हो पाया, और ऑब्वियसली वो टॉपर हो या चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, सबने ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा। सो आई थिंक कि उन सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपने उस एग्ज़ाम से क्या सीखा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना, पर आपको ये सोचना है कि आज मैंने अगर एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम मुझे ये पता है कि ये मेरी गलतियाँ हैं और इन चीज़ों को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। दुनिया में कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, जो टॉपर है उनकी भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो उस चीज़ों को भी जब आप इम्प्रूव करते हैं तभी आप एक परफेक्ट मैन बनने की दिशा में जा पाते हैं। ऑब्वियसली कोई परफेक्ट नहीं बन सकता, पर उसको ट्राई करने में ही सबकी भलाई है। अच्छा, कोटा आना ही क्यों तय किया, एलन के साथ जुड़ना ही क्यों तय किया, आप इसके बारे में क्या कहते हो? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक्चुअली मैं सेलेक्ट हुआ था IJSO के बूट OCSC के लिए, जो होता है मुंबई में, पर उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे कोटा आना पड़ा क्योंकि एलन एक लौटा उस टाइम पे कोचिंग था जो प्रोवाइड कर रहा था उसके लिए बूट कैंप। वहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एलन के फैकल्टीज़ थे और एलन का जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था, डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटीज़ थी और एलन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, वो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो मैंने अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था, कि ऐसा भी एक स्टडी एनवायरनमेंट मिल सकता है। तो उस सब से प्रभावित होकर मैंने डिसाइड किया कि 10th के बाद मुझे एलन कोटा में ऑफलाइन शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं कहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत रिसर्च करके आते हैं कि अगर मुझे आगे प्रिपरेशन करना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में ये बाई लक ऐसा हुआ कि आपको एक इंस्टीट्यूट से ऐसे मिलने का मौका मिला और आप उनसे इम्प्रेस होकर उनके साथ जुड़ गए। और निश्चित तौर पे हम कहते भी हैं कि एलन है तो वाकई सब कुछ मुमकिन है। स्टूडेंट्स के सपनों को, उनके सपनों की, उनकी सक्सेस की तैयारी करवाने का काम एलन करता है। चलिए थोड़ा आपकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आप ही की तरह नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप ये बताएंगे कि आपका पढ़ने का क्या तरीका है, आप कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मैनेज करते हो, क्लासेस के अलावा क्या तीनों को इक्वल टाइम देते हो या फिर अपने हिसाब से तय किया हुआ है कि मैं इसको इतना टाइम दूंगा, इसको कम दूंगा, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा दूंगा? मैं बिलीव करता हूँ कि इक्वल से ज़्यादा इक्विटेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जो अपनी एनर्जी जो वो सारे सब्जेक्ट्स में पूरी दो। हो सकता है टाइम ना देना पड़े क्योंकि किसी सब्जेक्ट में आप नेचुरली ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे, पर कम से कम एनर्जी पूरी सारी सब्जेक्ट्स में इक्वल दो। उसके साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्ट्स में बैकलॉग हो रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट के दिन मैटर नहीं करता कि फिजिक्स में ज़्यादा नंबर है, केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, वो एक साथ ही आपके स्कोर को डिटरमिन करते हैं। आई थिंक कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना अपनी टाइम और एनर्जी का अपने स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
राजदीप, लेकिन बच्चे ना बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जैसे आपने भी की होंगी। एग्ज़ाम जब भी होते हैं, जो भी टेस्ट आपके होते हैं एलन में, सिली मिस्टेक एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेन एग्ज़ाम के दिन इतनी मिस्टेक्स कर देते हैं, बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि अगर मैं ये ना करता हड़बड़ाहट में या किसी भी वजह से, तो शायद मेरा स्कोर बहुत अच्छा होता आज। तो ऐसे में सिली मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए अपनी इस जर्नी में ही? 11th 12th की 2 साल की एक जर्नी होती है, तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे फिर उसे मैं कहूँगी ख़त्म किया? ऑब्वियसली हर स्टूडेंट सिली मिस्टेक करता ही है, तो जब आप करते हो तो आपको लगता है कि ठीक है अगली बार नहीं करूँगा, पर वो होता रहता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको बस कर्टेल करने का ट्राई कर सकते हो, पर वो होगा कि नहीं वो एकदम रैंडम है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आप ये सोच लो कि जो एग्ज़ाम है वो डिटरमिन नहीं करता आपके लाइफ को या उसके आगे को, तो आपको एग्ज़ाम से प्रभावित नहीं होना, आपको उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। और अगर एट द एंड आपको पता चले कि सिली मिस्टेक हो भी गई है, तो उस पर ज़्यादा नहीं सोचना, पर उस चीज़ को लिख के रखना है कि आज मैंने क्या गलती की, और उसको ट्राई करना है कि अगले टेस्ट से पहले आप वो उस चीज़ की एक लाइट रीडिंग करके जाओ कि लास्ट 2-3 टेस्ट से मैं कैसी टाइप की गलतियाँ कर रहा हूँ। अच्छा राजदीप, कभी आपका बैकलॉग रहा है, और अगर रहा है तो आपने उसे कवर कैसे किया, या फिर खुद की अगर कोई ऐसी गलती है बैकलॉग में जो आप बताना चाहो स्टूडेंट्स को कि वो इसको रिपीट ना करें, बैकलॉग करने का तरीका, कवर करने का तरीका आपका क्या है? सो ऑब्वियसली मैं बहुत बार ओलंपियाड कैंप्स में गया, तो उसकी वजह से बहुत सारा बैकलॉग हो गया मेरा। एंड एक गलती जो मैंने की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि जब तक बैकलॉग ख़त्म नहीं हुआ वो तब तक क्लासेस जाते ही नहीं है, वो क्लासेस बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली उनका जो पुराना बैकअप है वो भी धीरे धीरे होता रहता है, और आगे का भी और एक्स्ट्रा बैकअप जनरेट हो रहा है। सो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये एक मिस्टेक है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एंड ऑब्वियसली अगर बैकअप है तो आपको अपना स्लीप थोड़ा कम करके बैकअप को करने का ट्राई करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं। तो अब जितना दिन आपका बैकअप रहेगा उतने दिन आपको क्लासेस में दिक्कत आएगी ही आएगी। अच्छा राजदीप, क्लास में आप कैसे स्टूडेंट रहे हो? क्या थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती थी या फिर बहुत सीरियस टाइप के स्टूडेंट रहे हो? और क्या कोटा के दोस्त बनाए आपने? क्लास में मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सीरियस रह सकूँ, क्योंकि क्लास में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती है, और क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं उनके स्टडी टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहता। पर जैसे क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, कुछ लाइट हार्टेड डिस्कशन करता हूँ, ताकि हम सबका माइंड फ्रेशन अप हो और हम नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएँ। एंड ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आती है मैं उनको डायरेक्टली टेक्स्ट कर देता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उनके साथ टेबल टेनिस, बैडमिंटन बहुत कुछ खेलते हैं हम, कभी कभी मूवीज़ जाते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स सर्कल अच्छा होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी में। अच्छा राजदीप, अभी आपने बातों में अपनी बहुत सारी हॉबी हमें बता दी कि क्या क्या खेलना आपको पसंद है। क्या एक स्टूडेंट को हमेशा पढ़ते ही रहना चाहिए, या फिर इसमें आप क्या बिलीव करते हो? क्या बीच बीच में अपनी हॉबी को भी टाइम देना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि माइंड और एक्टिव भी हो जाता है स्पोर्ट्स से। इसमें आपका क्या मानना है? मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब भी मैं टाइम निकालता हूँ कुछ हॉबी करने के लिए, कुछ घूमने जाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होती है चीज़, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे, जैसे मैंने 2 घंटे की शिफ्ट लगाई पढ़ने की, तो उसके बाद मैं कम से कम 15-20 मिनट ब्रेक लूँ, उसमें रूबिक्स क्यूब सॉल्व करूँ, कुछ बुक पढूँ, कुछ अच्छी वेब सीरीज़ देखूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो और अपनी जो पुरानी हॉबीज़ है उनको भी मेंटेन रख पाऊँ, मेरी सॉल्विंग स्पीड को मेंटेन रख पाऊँ, मेरी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन रख पाऊँ। तो उन सब हॉबीज़ को मेंटेन भी रख पाऊँ और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए अगले राउंड के लिए। ओके, बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके जूनियर्स को आपसे राजदीप सीखने को मिल जाएंगी। राजदीप, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या पहले से रेडी कर ली थी माइंड में कि मैं मेन एग्ज़ाम वाले दिन, जिस दिन जेईई एडवांस्ड का आपका पेपर था, मैं ये चीज़ ऐसे ऐसे करने वाला हूँ, या फिर मैं सिली मिस्टेक्स ऐसे अवॉइड करूँगा, मैं पहले ये पार्ट सॉल्व करूँगा, या मैं कैलकुलेशन ऐसे करूँगा? और एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी, जो प्लानिंग आप पहले करते हो, जो स्ट्रैटेजी आप पहले प्रिपेयर करते हो माइंड में, क्या वो एग्ज़ाम हॉल में एप्लीकेबल हो पाती है, या फिर उस टाइम पे चीज़ें रैंडम हो रही होती है अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम का फियर भी होता है, या फिर वो एक होता है कि यार 2 साल जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ बाकी भी मेरे ही लेवल के स्टूडेंट बैठे हुए हैं? मतलब क्या एग्जैक्टली एग्ज़ाम हॉल में एक प्रेशर फील होता है? एक्चुअली जब मैं कोटा आने से पहले हमने सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम दिए थे, तो स्कूल एग्ज़ाम में पैटर्न फिक्स होता है, तो आप एक
पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ जाओ और करके आ जाओ, और उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता आपके रिजल्ट पे। पर जैसे मैं ये आया तो मैंने एक गलती ये की कि मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे पहले फिजिक्स करना है, उसके 6 मार्कर करने हैं, फिर 4 मार्कर, और ऐसे स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली, और उससे मुझे कम से कम 3-4 महीने तक बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ नो स्ट्रैटेजी। आप सबसे पहले जाइए और देखिए कि पेपर कैसा आया है। हो सकता है आज फिजिक्स हार्ड आई है, हो सकता है आज केमिस्ट्री हार्ड आई है। जो ईजी है उसको पहले करिए और उसमें सिली मिस्टेक ना करिए, और जो हार्ड है वो आपसे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। तो मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि कोई स्ट्रैटेजी ही मत बना के चलो पहले से, ये आपका मानना है। ओके, तो चलिए जाइए एडवांस के पेपर वाले दिन की बात कर लेते हैं। उस दिन और उससे ठीक कुछ दिन पहले एग्जैक्टली राजदीप क्या कर रहे थे? जैसे कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो कुछ दिन पहले रिलैक्स हो जाते हैं, घूमने जाना पसंद करते हैं, फिर बहुत सोते हैं ताकि मैं रिलैक्स रहूँ, मैं मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहूँ। तो आपका कुछ ऐसा था, या फिर आपका ऐसा था कि नहीं मुझे मेरी प्रिपरेशन एंड मोमेंट तक भी करनी है, मैं कंटिन्यू करूँगा ताकि अगर क्या पता लास्ट में मैंने कुछ पढ़ा और पता चले वही एग्ज़ाम में आ जाए? मैंने ये किया कि लास्ट के जो 1 हफ्ता था उसमें मैं एग्ज़ाम के टाइम पे जो शिफ्ट होती है 9 से 12 और 2 से 5, उसी टाइम पे मैं अपने भी घर पे एग्ज़ाम करता रहता था, ताकि मेरी जो उस टाइम पे जो मेरा माइंड है वो उस टाइम पे एक्टिव रहे हर दिन। साथ ही साथ मैं ये भी ट्राई करता था कि कम से कम 8-9 घंटे सोऊं, क्योंकि आई बिलीव कि स्लीप इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर प्रिपरेशन। और उसके साथ मैं NCERT को बार बार रिवाइज कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हर साल जी एडवांस कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकालता है केमिस्ट्री के NCERT से, और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बार आपकी प्रिपरेशन में मिस हो जाती हैं। तो मैंने पहली बार किसी स्टूडेंट से सुना है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपने एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करी है ताकि आपको एक एग्ज़ाम फियर जैसा कुछ ना लगे। अच्छा राजदीप, कुछ रिचुअल फॉलो करते हो? मतलब ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना कि यार ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है, फिर ये मेरी वाटर बॉटल मेरे लिए बहुत लकी है और मैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने साथ इसको रखूँगा, या फिर भगवान में बिलीव रखते हो तो चलो उनके हाथ जोड़ के मैं जाऊँगा, ऐसा कुछ रिचुअल आपका है? नहीं, ऑब्वियसली मैं जाने से पहले भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आज का मैं अपना आज बेस्ट दे पाऊँ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ, और आज मैं अपने 100 पोटेंशियल पे काम कर पाऊँ। पर एग्ज़ाम के दौरान मैं मतलब इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता कि कुछ लकी पेन होता है या कुछ लकी शर्ट होती है। जो आप उस दिन परफॉर्म करते हो वही आपका रिजल्ट आता है। अच्छा राजदीप, कोटा में रहना और मैं कहूँगी इतने सारे बच्चों के बीच में अपने उस सपने के साथ एक हेल्दी कंपटीशन कह लो, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। ऐसे में क्या कभी क्लासरूम में मार्क्स कम आ गए हो किसी टेस्ट में, भले वो माइनर हो मेजर हो, और ऐसे में क्या कभी कोई डिमोटिवेशन हुआ, और हुआ तो फिर कैसे खुद को मोटिवेट रखा और किसने आपको हेल्प करी? क्योंकि बहुत बार हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अपने किसी एक एग्ज़ाम से ही वो इतना लो फील कर जाते हैं कि उनको लगता है कि मैंने क्या ही कर दिया, पता नहीं मैंने इतना अच्छा तो पढ़ा था कि कहाँ मेरे अंदर गलती रह गई। और इसमें मुझे लगता है कोई बड़ी बात भी नहीं है। होता है आपकी इस जर्नी में 2 साल किसी एक चीज़ के पीछे जब आप लगे हो तो समटाइम शायद डिमोटिवेशन होना नेचुरल है, तो उससे ओवरकम कैसे करें? जब मैं 11th में आया तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, क्योंकि मैं नया ही कोचिंग में आया था और मेरे मार्क्स कम आते थे, तो मुझे लगता था ओ नो मेरा लाइफ बर्बाद, अब कैसे करूँगा मैं आगे। पर मेरा कम से कम 6-8 महीना थोड़ा स्ट्रेस में गया, और मैं हर दिन स्ट्रेस रहता था कि अगला टेस्ट कैसे करूँ, अगला टेस्ट में बेटर कैसे करूँ। पर ओवर टाइम में समझ गया कि स्ट्रेस से आपकी चीज़ें और ही ख़राब होनी है, आपका प्रिपरेशन और ख़राब होना है, और आपका मेंटल हेल्थ और ख़राब होना है। तो मैं उसके बाद ट्राई करने लगा कि अपनी जो स्टडी लाइफ है और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिफरेंट रखूँ। जो स्कूल का स्ट्रेस है वो वहीं पे छोड़ गया हूँ, घर पे सिर्फ रिलैक्स करूँ और ख़ुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करूँ। राजीव, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई है। चलिए अंत में अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे ये बता दीजिए। साथ ही ये भी बता दीजिए कि कोटा का और एलन का क्या माहौल है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है मेरे जूनियर्स के लिए वो ये है कि आपको ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडली अपने सिस्टम पे ट्रस्ट रखना है। अगर एलन में कुछ टीचर्स हैं और वो आपके जैसे ही स्टूडेंट्स को 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो सोच समझ के ही बोल रहे हैं। अगर उनका कुछ स्टडी प्लान उन्होंने आपको दिया है तो वो सोच समझ के दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो वो सोच समझ के वो असाइनमेंट्स डिज़ाइन किए हैं ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आपको ट्रस्ट रखना है खुद पे और खुद के टीचर्स और खुद के जो पूरा सिस्टम है उस पर। और एलन के एनवायरनमेंट के साथ ही साथ जो कोटा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो भी आपकी स्टडीज़ को सुपर चार्ज करने में हेल्प करता है। जब आप सुबह ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो या स्टेशनरी खरीदने जाते हो और आपको अपनी बैच का कोई बंदा मिलता है या अपनी क्लास का कोई स्टूडेंट मिलता है और आप उनसे डिस्कस करते हो कि लाइफ कैसी है, वो कैसा कर रहे हैं और क्या उनके एस्पिरेशंस हैं और वो कहाँ से आए हैं और उनकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, जब वो सब डिस्कशन आप रोज़ करते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यू आर इन अ सिटी फुल ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स who are परसिंग द सेम गोल एज यू। तो उससे मुझे
पढ़ने के लिए और अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती थी। सो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ एलन ही नहीं, कोटा का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो भी एक स्टूडेंट के जेई के सफ़र को सुपरचार्ज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप, आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ साझा की और उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट्स आपको फ़िलहाल सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स फ़िलहाल देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा आपकी इस जर्नी से। और चलिए, एलन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल हमें इस खास प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं जिस भी सपने के साथ आप जुड़ेंगे कोटा के साथ, एलन के साथ, वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। नमस्कार।